नमस्ते। कभी सोचा है पानी हमारे ग्रह पर असल में एक लगातार सफर पर है। ये कभी रुकता नहीं है, बस अपना रूप और अपनी जगह बदलता रहता है। तो चलिए आज पानी की इसी अनोखी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये सारा पानी आखिर आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है? मतलब जब बारिश होती है तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये पानी आया कहाँ से और जब ये बहकर चला जाता है तो गायब कहाँ हो जाता है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये असल में जीवन है। जरा सोचिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो पानी में तैरती मछली हो या जमीन पर दौड़ता हिरण, सब के सब मीठे पानी के स्रोतों के आसपास ही तो फलते फूलते हैं, है ना? तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम पानी की दुनिया को देखेंगे, फिर एक बड़े भ्रम को समझेंगे, प्रकृति के कभी न खत्म होने वाले इस चक्र को जानेंगे, एक नदी की कहानी सुनेंगे और आखिर में इस पूरे बहाव में हम कहाँ हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पानी की दुनिया। देखते हैं कि एक ग्रह के तौर पर हमारी पृथ्वी कितनी पानी से भरी हुई है। जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा जाता है ना, तो वो एक नीले गोले की तरह दिखती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सतह का करीब-करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसे देखकर तो यही लगता है कि भाई हमारे पास पानी की कोई कमी ही नहीं है ना? लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ है। यहां हम बात करेंगे एक बड़े भ्रम की, यानी कि जितना पानी दिखता है और जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल नीले ग्रह पर जो इतना सारा पानी है, उसमें से आखिर कितना पानी हम असल में इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब पीने के लिए, खेती के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। इसे समझने के लिए ना, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ पूरा ग्लास भरा हुआ है पानी से और दूसरी तरफ बस एक चम्मच। ये बहुत ही सरल सी तुलना है, लेकिन ये हमें पानी की हकीकत के बारे में एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात बताती है। तो सोच कर देखिए, अगर हम पृथ्वी का सारा पानी एक बड़े से ग्लास में भर दें, तो जानते हैं उसमें से हमारे इस्तेमाल लायक मीठा पानी कितना होगा? सिर्फ एक चम्मच, बस एक चम्मच। बाकी सब का सब समुद्र का खारा पानी है। ये बात हमें सीधे सीधे ये याद दिलाती है कि मीठा पानी कितना कीमती और कितना कम है। तो फिर सवाल ये है कि ये जो एक चम्मच मीठा पानी है, ये हमारे ग्रह पर घूमता कैसे रहता है? यहीं से हम बात करेंगे प्रकृति के उस कभी ना खत्म होने वाले लूप की, यानी वाटर साइकिल या जल चक्र की। आप देखिए, जल चक्र को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पानी के 3 मुख्य रूप होते हैं। ठोस यानी कि बर्फ, तरल जैसा हम पीते हैं, बारिश या नदियों में देखते हैं, और गैस यानी कि भाप या वाटर वेपर। और ये पूरा का पूरा चक्र ना असल में 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण। सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। दूसरा स्टेप कंडेंसेशन यानी संघनन। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। और फिर आता है तीसरा स्टेप प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में पानी को वापस जमीन पर भेज देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पानी कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता रहता है, जमीन से आसमान और फिर आसमान से वापस जमीन तक। पानी का यही लगातार गोल गोल घूमना ही तो जल चक्र कहलाता है। हाँ, पर एक और बात, बारिश का सारा पानी बहकर नदियों में नहीं चला जाता। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन सोख लेती है और ये पानी धीरे धीरे नीचे जाकर जमा हो जाता है। इसी को हम ग्राउंड वाटर या भूजल कहते हैं, वही पानी जिसे हम कुओं या हैंडपंप से बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो पानी अब जमीन पर वापस आ गया, तो अब इसका सफर कैसे आगे बढ़ता है? अब आसमान से जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि नदियां कैसे अपना रास्ता बनाती हैं। एक सवाल, कभी सोचा है कि नदियां सीधी लाइन में क्यों नहीं बहती? वो हमेशा ऐसे घूम घूम कर टेढ़े मेढ़े रास्तों से ही क्यों जाती हैं? इसका जवाब ना जमीन की बनावट में छिपा है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपने एक कागज को मरोड़ दिया, फिर उस पर एक और कागज रखकर हल्के ढलान बना दिए। अब सबसे ऊंची जगह से कुछ दाने, जैसे राई के दाने गिराइए। आप क्या देखेंगे? वो दाने सीधी लाइन में नीचे नहीं आएंगे, वो कागज के मोड़ और ढलान के हिसाब से अपना रास्ता बनाएंगे। बस
ठीक यही चीज नदियों के साथ भी होती है। तो सीधी सी बात यह है कि पानी हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां उसे सबसे कम रुकावट मिले। वो जमीन की बनावट के हिसाब से ही बहता है, रुकता है या मुड़ जाता है, और इसी से नदियों के वो खूबसूरत घुमावदार रास्ते बनते हैं जो हम देखते हैं। और पता है, पानी का ये बहाव सिर्फ जमीन को ही शक्ल नहीं देता, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जीवों को भी ढालता है। पानी में रहने वाले जानवरों ने खुद को कमाल का ढाला है। सांस लेने के लिए उनके पास गलफड़े हैं, तैरने के लिए पंख हैं, जो जमीन पर रहने वाले जानवरों से कितने अलग हैं। मीठे पानी का कोई भी सोर्स, जैसे कोई तालाब या नदी, अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। वहां बगुले जैसे पक्षी मिलेंगे, ड्रैगन फ्लाई जैसे कीड़े मिलेंगे, पानी के सांप जैसे जीव और कमल जैसे खूबसूरत पौधे भी। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो पानी पर ही टिका है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे बहाव में हमारा क्या स्थान है? देखते हैं कि इंसानों और पानी का ये रिश्ता कितना गहरा और कैसा है। हम इंसानों ने भी पानी के हर रूप का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अरे, हम तो समंदर के खारे पानी को सुखाकर नमक तक बना लेते हैं, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। इससे पता चलता है कि हम इस कुदरती खजाने पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। और ये कहानी सिर्फ इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि बचाने की भी है। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार इसकी एक शानदार मिसाल है। वहां के लोगों ने मिलकर बारिश के पानी को सहेजा और अपने गांव को एक ऐसा गांव बना दिया जहां पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी जरूरत से ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि अगर सही कोशिश की जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है। पानी की हर एक बूंद एक लगातार सफर पर है, ये तो हम जान गए। पर सवाल ये है कि जब ये बूंद अपने अगले चक्कर पर निकलेगी तो उसमें हमारी भूमिका क्या होगी? क्या हम उसे गंदा करेंगे या उसे साफ रखकर जिंदगी को पनपने में मदद करेंगे? फैसला हमें ही करना है।